बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स 2026 में जो फ़िज़िक्स का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें हम सेक्शन ए में एमसीक्यूज़, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। सेक्शन ए जिसमें आपके एमसीक्यूज़ दिए गए थे, एमसीक्यूज़ में फर्स्ट एमसीक्यूज़ साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, वैक्यूम। सेकंड एमसीक्यूज़ ए डायोड इज़ कॉमनली यूज्ड एज, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। थर्ड एमसीक्यूज़ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो द रिफ्लेक्टेड रे विल, ऑप्शन बी कंटिन्यू अलॉन्ग द नॉर्मल। फोर्थ एमसीक्यूज़ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। Next MCQs, if both inputs of a NAND gate are high, the output will be, option A low. Sixth number MCQs, which feature helps reduce heat loss in buildings, option D thermal insulation. MCQs number 7, the force on a current carrying conductor in a magnetic field is maximum when the conductor is placed, option A perpendicular to the field. Next MCQ's correct formula for electric current is I equal to Q by T. Next MCQ's coefficient of volume expansion beta, delta V by V naught delta T, option C correct. Maximum displacement of particle refers to, option C amplitude. The speed of wave is 7 meter per second. If amplitude is doubled, the speed will not change, B option. And the last MCQs, the split ring commutator, if the split ring commutator is removed, the motor will, option D stop after half rotation. तो सेक्शन ए में MCQs थे, सेक्शन बी में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, फॉर व्हाट फैक्ट्स डू फाइंडिंग्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस, के किन फैक्ट्स की बेस पे हम ये कह सकते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी बेसिकली क्या एविडेंस है। 3 पॉइंट्स लिखने थे। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या एविडेंस देता है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस। नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन। एंड नंबर 3, द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड डेंस। ये 3 पॉइंट्स और इनकी शॉर्ट सी रीज़न भी लिख देनी थी साथ। नेक्स्ट, फर्स्ट का और ऑप्शन दिया गया था, व्हाट इज मीट बाय स्पेसिफिक हीट एनर्जी कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है न्यूमेरिकल था, इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी, वो लिखनी थी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्यों कैलकुलेट करना था। तो डाटा नोट करके इसके सोल्यूशन में हमने क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फार्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, तो आंसर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखनी थी और इसके साथ साथ जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपने लिख देनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का और ऑप्शन दिया गया था, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। वर्किंग जो है फॉरवर्ड बायस की वो लिखनी थी, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता कब है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसके साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द वाइब्रेशन डायरेक्शन इन ए ट्रांसवर्स वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि इसमें डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना था कि जो वाइब्रेशन होती है, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं ट्रांसवर्स वेव में, तो वो परपेंडिकुलर कैसे होते हैं उस डायरेक्शन के जो कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। यानी कि एनर्जी की डायरेक्शन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होती है, इसको डायग्राम की मदद से बताना था। तो इसमें आपने ट्रांसवर्स वेव का मेन कॉन्सेप्ट के वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है टू दी डायरेक्शन ऑफ दी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही हो। तो इसके साथ साथ इसकी ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देनी थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का और ऑप्शन, कैलकुलेट द टोटल EMF ऑफ 2 cells of 3 volt when they are connected in parallel and series।
कि 3 वोल्ट के 2 सेल्स हैं और उनको कैलकुलेट करनी है उनकी टोटल ईएमएफ जब उनको सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। तो ऑप्शन ए, सीरीज़ में जब कनेक्ट करेंगे दोनों सेल्स एडअप हो जाएंगे और हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी 6 वोल्ट, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनकी टोटल जो वोल्टेज है वो सेम रहती है और उस केस में 3 वोल्ट होगी। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर यूजिंग 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 3 आवर्स इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹25। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट फाइंड करनी थी, डाटा नोट कर लेना था, ये न्यूमेरिकल है जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पावर दी गई थी, टाइम दिया गया था और कॉस्ट पर यूनिट दी गई है। तो इसके सोल्यूशन में E = P × T फार्मूला यूज़ होना था जिसमें वैल्यूज़ पुट करके 6 किलोवाट आंसर आता है और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पर यूनिट कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आंसर है इसका। फोर्थ का और ऑप्शन, स्टेट स्नेल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्नेल्स लॉ क्या है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। तो स्नेल्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन लिखनी है और स्नेल्स लॉ के लिए जो फार्मूला है यानी कि n = sin I/sin r ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 था, स्टेट लेंज़ेज लॉ, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ लेंज़ेज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ लॉ क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी और इसको एग्जांपल की मदद से बताना था कि कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन दिया गया था, एन अप्लायंस यूजेस 220 वोल्ट एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 सेकेंड। अब ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ डाटा लिखना आना चाहिए। स्टेटमेंट की मदद से अगर आप डाटा लिख लेते हैं तो आपके पास फार्मूला दिया गया होता है पेपर में, वो फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ जाता है। तो जो वोल्टेज दी गई थी 220 वोल्ट, करंट 1 एम्पेयर का दिया गया था, एनर्जी ई कैलकुलेट करनी थी, टाइम 5 सेकेंड दिया गया था। तो इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी थी। E = PT में P इक्वल होता है VI के, तो ये VIT बन जाता है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1100 जॉल आपके पास आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली डिस्क्राइब डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, गिव वन एडवांटेज ऑफ ईच। डिस्क्राइब करना था DC और AC को और एक एक एडवांटेज इनका देना था। तो डायरेक्ट करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका एक एडवांटेज और अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका एक एडवांटेज बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 का और ऑप्शन, हाउ कन्वेक्शन इन सी वाटर स्पोर्ट्स मैरीन लाइफ, कि कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो समुंदर के पानी में जो समुद्री मखलूक है उसको ज़िंदा रहने के लिए कैसे उसको सपोर्ट करता है। तो इसका आपने आंसर लिखना था, इसकी रीज़न लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। कोई से भी 3 पॉइंट्स लिखने थे, डिफरेंशिएट करना था पिच और लाउडनेस को, तो इसको आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर देना था। क्वेश्चन नंबर 7 का और ऑप्शन, व्हाई डज हीटिंग हेल्प एन इंसुलेटर लॉस इट्स चार्ज। जो इंसुलेटर है वो चार्ज को लूज़ करता है, इसमें हीटिंग का प्रोसेस कैसे हेल्पफुल होता है। तो हीटिंग जो है जब हम इंसुलेटर को हीट अप करते हैं तो ये कैसे जो चार्ज है वो लूज़ करता है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज। अब इसमें करेक्ट ऑर्डर लिखना था वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कहाँ से, रेडियो वेव्स से गैमा रेज तक। तो ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज, ये करेक्ट ऑर्डर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का और ऑप्शन, स्टेट ओम्स लॉ, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओम व्हेन ए वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। अब इसमें ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और साथ न्यूमेरिकल शॉर्ट सा दिया गया है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखने के बाद डाटा में हमें I दिया गया है, करंट का I कैलकुलेट करना है, R और V की वैल्यूज़ दी गई हैं। ओम्स लॉ V = IR यूज़ करके करंट कैलकुलेट करना था जिसकी वैल्यू 2 एम्पेयर थी। क्वेश्चन नंबर 9, 50 मिलीग्राम सैंपल ऑफ lead-212 decays by beta and gamma emission with a half life of 10 hours. How much of the pure sample is left after 50 hours? तो इसमें डाटा में आपके पास क्या है, स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखना था। n नॉट की वैल्यू है, उसके बाद हाफ लाइफ दी गई है 10 आवर्स,
हाउ मच एन कितना कैलकुलेट करना है और टी 50 आवर्स दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करनी थी, फार्मूला अप्लाई करना था टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। इसमें एन कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करके नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स 5 आ जाती हैं। ये एन क्या है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स। और इसके बाद जो रिमेनिंग है हमारे पास सैंपल, जो सैंपल का रिमेनिंग है उस वो कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 पावर n फार्मूला यूज़ करना था। इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते तो आंसर आ जाना था 1.56 मिलीग्राम। 9 का और ऑप्शन, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस हैज़ ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर वाइल द ऑब्जेक्ट हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। आल्सो स्टेट द कंडीशन विद लीनियर मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1। अब पहला ये MCQs है शॉर्ट सा, जिसमें मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी थी। मैग्नीफिकेशन रेशो होती है हाइट्स की, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू पुट करके 2 मैग्नीफिकेशन आती थी। और कंडीशन क्या थी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 के लिए, इसके लिए आपके पास कंडीशन आपने यहाँ पर लिख देनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी जब इमेज फॉर्म होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, विद इन फोकल लेंथ रखा जाए। तो उसके लिए जो इमेज फॉर्म होता है उस मतलब इमेज जो बुक में आपका इसका आंसर था, आंसर में जो उसकी इमेज की नेचर क्या है, इमेज बनता कैसा है, इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये 4 पॉइंट्स आपने लिख देने थे। क्वेश्चन नंबर 10 का और ऑप्शन दिया गया था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 50 हर्ट्ज एंड इट्स वेव लेंथ इज़ 2 मिलीमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन SI यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है थी, वेव लेंथ मिलीमीटर में दी गई थी, इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेना था, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला अप्लाई करके आपके पास वेलोसिटी आ जाती 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवापोरेशन। बॉयलिंग और इवापोरेशन के दरमियान 3 डिफरेंस आपने लिखने थे जो कि आपके सामने हैं। लास्ट क्वेश्चन का और ऑप्शन दिया गया था, व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई चेंज ड्यूरिंग सनसेट, नेम द फेनोमेना एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। कि सनसेट के दौरान जो स्काई का कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है और फेनोमेना लिखना है, इसमें कौन सा फेनोमेना यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर आया भी है। इसके बाद आपके पास सेक्शन सी था। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज इट गुड और बैड, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एज वेल। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी थी 2 to 3 लाइन्स में। उसके बाद इज इट गुड और बैड, डेफिनेटली गुड होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो रीज़न लिखनी थी। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने इसमें मेंशन करने थे। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का और ऑप्शन दिया गया था, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आल्सो ड्रा डायग्राम। कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना था और इसके साथ साथ डायग्राम भी बनानी थी। तो ये कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड वेव्स। कि एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ड्रा डायग्राम, इससे रिलेटेड डायग्राम बनानी थी। एंड हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच, और फ्रीक्वेंसी की मदद से पिच को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हम पिच के बारे में बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से पिच पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो था, चेंजिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड वेव्स, एम्पलीट्यूड को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, ये लिखने के बाद जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और पिच का, उसके बारे में भी आपने 2 to 3 लाइन्स में आंसर लिख देना था और साथ ये डायग्राम भी लाजमी बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन दिया गया था, डिस्क्राइब द यूज ऑफ लेंसेज इन करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइटनेस एंड शॉर्ट साइटनेस, आल्सो ड्रा डायग्राम्स। इसमें आपने करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइडनेस, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसके बारे में लिखना था, और करेक्टनेस ऑफ शॉर्ट साइटनेस, जिसको मायोपिया कहते हैं, उसके बारे में लिखना था। और साथ ही ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी थी, विदाउट लेंस एंड विद लेंस। ठीक है, ये आपके सामने शो हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स जो है उसमें रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन, इसका कंप्लीट आंसर आपने लिखना था। तो थर्मल एक्सपेंशन में एक रियल एक्सपेंशन होती है, एक अपेरेंट एक्सपेंशन होती है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, रियल एक्सपेंशन इक्वल होती है अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन दिया गया था, ड्राइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। फार्मूला ड्राइव करना था जिसमें दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों पैरेलल में, और कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है जिसमें यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 3 रेजिस्टर्स के लिए फार्मूला ड्राइव कर दिया है, जबकि क्वेश्चन में 2 के लिए कहा गया था। तो उसमें ये I3, V3, R3 ये जो लास्ट टर्म आ रही है ना, इन सब में डेरिवेशन में ये नहीं आएगी। यहाँ पे एंड पे 1/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा, जो कि बन जाएगा 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R3 नहीं आएगा क्योंकि 2 रेजिस्टर्स के लिए कहा गया था। और इसके साथ साथ ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया था, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। तो R1 R2 की वैल्यू 10 ओम है, RE कैलकुलेट करना है, फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट की, तो आंसर अब आपके पास 5 ओम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स। अब इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में एक्सप्लेन करना था शॉर्ट सा, और उसके बाद ये बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल दिया गया था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना था, जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ग्रेटर देन होती हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स के। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना था, जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स लेस देन होती हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स के। और इसके बाद बी पार्ट में जो फार्मूला था उसमें आप डाटा लिख के सोल्यूशन में फार्मूला पेपर में आपको दिया गया था, उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स आ जानी थी 100। इसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन का और ऑप्शन दिया गया था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बर्गलर अलार्म, आल्सो ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। बर्गलर अलार्म की वर्किंग लिखनी थी और इसके सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी। तो बर्गलर अलार्म की जो वर्किंग है वो कंप्लीट आपकी बुक में दी गई है, वो इसमें आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी। और इसके साथ साथ ये जो डायग्राम है जिसमें एक नैंड गेट यूज़ किया जाता है, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी होती है, LDR एज ए सेंसर यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में आपने लिख देना था। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने आपका जो पेपर था वो कम्प्लीटली सॉल्व किया। मज़ीद पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या आपकी बुक के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विज़िट करें, वहाँ पर आपको आपकी मुताबिक जो मटेरियल आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। थैंक यू।